तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बहुत छोटे से डाटा पर काम किया है। बाकी अगर आपके पास 10,000 20,000 की एंट्रीज होंगी तो आप अपने घंटों के काम को मिनटों में निपटा सकते हैं वैल्यू फार्मूले का उपयोग करके। दोस्तों इस पार्ट में हम सीखेंगे एमएस एक्सेल में चेक बॉक्स क्रिएट करना। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक छोटा सा डेटा लिया है और इन सभी सेल में हम अपना चेक बॉक्स यूज करने वाले हैं। तो चेक बॉक्स यूज करने के लिए आपको यहाँ पर डेवलपर टैब एक्टिवेट करना होगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको किसी भी तरह की डेवलपर टैब नहीं दिखाई देगी। तो डेवलपर टैब को यहाँ पर ऐड करने के लिए आपको अपनी किसी भी टैब में यहाँ पर माउस का राइट बटन प्रेस करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर दूसरा ऑप्शन मिलता है कस्टमाइज द रिबन का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप इस साइड आएंगे तो यहाँ पर आपकी जो मेन टैब्स होंगी वो दिखाई देंगी, जैसे कि होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। ठीक इसी तरह आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक डेवलपर टैब भी दिखाई देगी। तो इस पर टिक नहीं लगा तो आप इस पर टिक लगाएंगे। इसके बाद आप नीचे से यहाँ ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारी डेवलपर टैब है ये ऐड हो चुकी है। इसके बाद हमें इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक इंसर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर चेक बॉक्स का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप जहाँ पर भी अपना चेक बॉक्स ड्रॉ करना चाहते हैं आपको अपने माउस का लेफ्ट बटन वहाँ पे दबा के रखना है और कुछ इस तरीके से जो आपका चेक बॉक्स है ये ड्रॉ हो जाएगा। इसके बाद इस चेक बॉक्स को आपको इस सेल के अंदर फिट करना है। जैसे कि हम यहाँ से इसे थोड़ा सा छोटा कर देंगे। इसके बाद आप चाहें तो यहाँ से इसकी लेंथ को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है चेक बॉक्स 1। तो अगर आपको इसे डिलीट करना है, आप यहाँ पर कुछ और लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपने माउस का राइट बटन यहाँ पर प्रेस करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा एडिट टेक्स्ट का, तो हम सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं हम इन सभी को डिलीट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम क्या वेरीफाई कर रहे हैं, हम डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर रहे हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर वेरीफाइड लिख देंगे। इसके बाद हम किसी दूसरे सेल में क्लिक करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारे पहले सेल में हमारा चेक बॉक्स बनके आ गया है। इसके बाद अगर हम अभी इस पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा टिक है वो लग जाएगा। इसके बाद अगर हम दोबारा यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा टिक है ये हट जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसी चेक बॉक्स को हमें बाकी के सेल में पेस्ट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमारा चेक बॉक्स है ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ ऊपर जो लाइन है ये चेक बॉक्स की, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से इस चेक बॉक्स की जो लेंथ है वो थोड़ा सा कम कर लेते हैं। इसके बाद आपको इस सेल में जो खाली जगह दिखाई दे रही है यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे तो आपका जो कर्सर है, माउस का कर्सर, वो चेंज हो जाएगा, प्लस के साइन में चेंज हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है तो जो हमारा ये सेल है ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको इस सेल के एज पर आना है और यहाँ पर आप अपने माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखेंगे और कुछ इस तरीके से आप इसे नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो जो हमारे चेक बॉक्स हैं ये हमारे बाकी के सेल में पेस्ट हो जाएंगे। तो ये सभी चेक बॉक्स हमने इसलिए बनाए हैं ताकि जिस भी स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हो जाएं हम उन सभी पर टिक लगाते चले जाएं। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि किस किस स्टूडेंट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे पास आ चुके हैं और वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों ये जो हमने चेक बॉक्स बनाए हैं ये काफी सिंपल से हैं। तो अगर आपको यहाँ पर 3D चेक बॉक्स चाहिए तो आपको जाना है डेवलपर टैब में, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको आना है इंसर्ट फंक्शन में, यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ से चेक बॉक्स का जो ऑप्शन है इसे सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको उस सेल में आना है जहां पर आप अपना चेक बॉक्स ड्रॉ करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर आएंगे इस सेल में और अपना जो चेक बॉक्स है कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम इसकी हाइट को थोड़ा सा कम कर लेते हैं ताकि ये जो चेक बॉक्स है ये हमारे सेल में फिट हो जाए। इसके बाद यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है हम इसे मॉडिफाई कर लेते हैं। तो मॉडिफाई करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर डबल क्लिक करना है। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से यहाँ डिलीट बटन दबाएंगे तो जो टेक्स्ट है वो डिलीट हो चुके हैं। इसके बाद आप यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखना चाहते हैं उसे लिखेंगे।
इसके बाद आपको यहाँ पर अपने माउस का राइट बटन प्रेस करना है। इसके बाद आप जाएंगे फॉर्मेट कंट्रोल में। इसके बाद आपको आना है कंट्रोल में और इसके बाद आपको यहाँ पर 3D शेडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, तो हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमारा चेक बॉक्स है ये 3D शेप में आ चुका है। इसके बाद इसी चेक बॉक्स को हमें बाकी के सेल में पेस्ट करना है। तो इसके लिए हम इस सेल के यहाँ आएंगे खाली जगह में, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा सेल है ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको इस सेल के एज पर आना है और आपको यहाँ पर अपने माउस की मदद से नीचे की तरफ ड्रैग कर लेना है। तो ये जो हमारा चेक बॉक्स होगा ये हमारे बाकी के सेल में पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद हम ऊपर चलते हैं और यहाँ पर एक बार देख लेते हैं क्या हमारा चेक बॉक्स सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम इस पर टिक लगाते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये टिक लग गया है। इसके बाद हम इस पर लगाएंगे तो यहाँ पर भी ये जो चेक बॉक्स हैं ये अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। दोस्तों मान लीजिए आपने एक्सेल में किसी तरह का डेटा तैयार किया है और उस डेटा को तैयार करते समय आपसे वहाँ पर कुछ डुप्लीकेट एंट्रीज हो जाती हैं। मान लीजिए आपने कोई एंट्री पहले कर दी है और आपने उसी एंट्री को दोबारा रिपीट कर दिया है। अब आप यहाँ पर ये चाहते हैं कि जो आपके डेटा में यूनिक रिकॉर्ड है, जो यूनिक एंट्रीज हैं वो फिल्टर होकर आ जाएं। तो इसके लिए नॉर्मल फिल्टर तो काम नहीं करेगा, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एडवांस फिल्टर। तो दोस्तों ये है हमारा मेन डेटा। इस डेटा में हमने कुछ कंपनियों के नाम लिखे हैं, जीएसटी अमाउंट और अमाउंट लिखा है। यहाँ पर हमने टोटल 4 डुप्लीकेट एंट्रीज की हैं जिसे मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी नेम है अबाउट इंडिया अशोक लेलैंड। आप यहाँ पर जीएसटी अमाउंट और अमाउंट देख सकते हैं। ठीक यही एंट्री यहाँ पर भी रिपीट हो रही है। यहाँ पर जो कंपनी नेम है, जीएसटी अमाउंट है, अमाउंट है, ये सब कुछ सेम है। अब यहाँ पर ये जो दोनों एंट्रीज हैं ये डुप्लीकेट हो गई। इसके बाद यहाँ पर आप कंपनी नेम देख सकते हैं इंद्रप्रस्थ गैस और यहाँ पर इंडसइंड बैंक। यहाँ पर आप जीएसटी अमाउंट और अमाउंट को भी देख सकते हैं। ठीक यही एंट्री यहाँ नीचे रिपीट हो रही है। यहाँ पर जो कंपनी नेम है, अमाउंट है, सब कुछ सेम मैच कर रहा है। अब हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि इस पूरे डेटा में से जो हमारा यूनिक रिकॉर्ड है वो फिल्टर होकर आ जाए और जो हमने यहाँ पर डुप्लीकेट एंट्रीज की हैं ये सभी एंट्रीज हाइड हो जाएं। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली अपने इस पूरे डेटा का सिलेक्शन करना है। इसके बाद आपको जाना है डेटा टैब में, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर एडवांस फिल्टर मिल जाता है, तो हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो हमारी रेंज है ये सिलेक्ट हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली का, तो इस पर हमें टिक लगा देना है इस बॉक्स में। इसके बाद हम यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा यूनिक रिकॉर्ड है वो फिल्टर होकर आ चुका है और जो हमारी डुप्लीकेट वैल्यूज थी वो सभी यहाँ पर हाइड हो चुकी हैं। यहाँ पर जो डुप्लीकेट एंट्रीज हाइड हुई हैं उसका पता आप यहाँ से भी लगा सकते हैं। आप यहाँ पर रो का सीरियल नंबर देख सकते हैं। यहाँ पर 8, 9 के बाद सीधा 12 नंबर आ रहा है और यहाँ पर 12, 13, 14 के बाद सीधा 17 नंबर आ रहा है। तो यहाँ पर 2 एंट्रीज हाइड हो गई और यहाँ पर 2 एंट्रीज हाइड हो गई। इसके बाद दोस्तों अगर आप इस यूनिक रिकॉर्ड को कॉपी करके किसी दूसरी एक्सेल फाइल में या किसी दूसरी एक्सेल सीट में पेस्ट करना चाहते हैं तो आपको डायरेक्टली कंट्रोल सी प्रेस नहीं करना है। अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली कंट्रोल सी प्रेस करेंगे तो जो आपका हिडन डेटा है, जो आपकी डुप्लीकेट एंट्रीज हैं वो भी कॉपी हो जाएंगी। तो अगर आप चाहते हैं जो डेटा आपको दिखाई दे रहा है सिर्फ वही डेटा कॉपी पेस्ट हो आपकी दूसरी एक्सेल फाइल या दूसरी एक्सेल सीट में, तो इसके लिए आपको सिर्फ विजुअल डेटा का सिलेक्शन करना होगा। अब विजुअल डेटा का सिलेक्शन कैसे किया जाता है इसे भी देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको अपने इस पूरे डेटा का सिलेक्शन करना है। इसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से ऑल्ट और सेमीकोलन बटन एक साथ प्रेस करना है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे एक अलग सी लाइन बनके आ चुकी है। ऑल्ट और सेमीकोलन प्रेस करने से जो हमारा विजुअल डेटा होता है सिर्फ वही डेटा यहाँ पर सिलेक्ट होता है। इसके बाद हमें इस डेटा को कॉपी करना है, तो हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और सी बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा डेटा है ये कॉपी हो जाएगा। इसके बाद हम अपनी दूसरी एक्सेल शीट ओपन करेंगे और यहाँ पर अपने डेटा को पेस्ट कर देंगे।
तो कुछ इस तरह से आप अपने बड़े से बड़े डेटा में से यूनिक रिकॉर्ड को फिल्टर कर सकते हैं और उसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं किसी दूसरी एक्सेल शीट में या किसी दूसरी एक्सेल फाइल में। दोस्तों इस पार्ट में आप सीखेंगे एमएस एक्सेल में कन्वर्ट फार्मूला का यूज़ करना। कन्वर्ट फार्मूला की मदद से हम किसी यूनिट को दूसरी यूनिट में चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, फीट को इंचेस में, किलोमीटर को माइल्स में, लीटर को मिलीलीटर में, किलोग्राम्स को ग्राम्स में या टन में या अन्य किसी यूनिट में। ठीक इसी तरह आवर्स को हम डेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने दो टेबल ली हैं। पहली टेबल में हमने कुछ यूनिट और उनकी वैल्यू ली है और दूसरी टेबल में हम इन सभी वैल्यू को कन्वर्ट करके लाने वाले हैं, जैसे कि मिलीमीटर को सेंटीमीटर्स में, फीट को इंचेस में, किलोमीटर्स को माइल्स में। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको इन सभी यूनिट की शॉर्ट फॉर्म पता होनी चाहिए, जैसे कि मिलीमीटर्स को हम लिखते हैं mm, सेंटीमीटर्स को लिखते हैं cm, फीट को लिखते हैं ft और इंचेस को लिखते हैं in। किलोमीटर्स के लिए हम km का यूज़ करते हैं, माइल्स के लिए हम mi का यूज़ करते हैं, लीटर्स के लिए हम l का यूज़ करते हैं, मिलीलीटर्स के लिए ml का यूज़ करते हैं, किलोग्राम के लिए हम kg का यूज़ करते हैं, ग्राम्स के लिए हम g का यूज़ करते हैं और आवर्स के लिए हम hr का यूज़ करते हैं और डेज के लिए हम डे का यूज़ करते हैं। तो इन सभी यूनिट की शॉर्ट फॉर्म आप गूगल पे भी जाके देख सकते हो और इस फॉर्मूले का यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाना है और आपको टाइप करना है कन्वर्ट और इसके बाद आपको यहाँ पर टैब की प्रेस करना है या आप यहाँ पर ब्रैकेट ओपन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने टैब की प्रेस कर दिया। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा फॉर्मूला है उसका सिंटैक्स यहाँ पर खुल के आ चुका है। तो मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ कि अगर आपको किसी फॉर्मूले को अच्छे से सीखना है तो आपको सबसे पहले उस फॉर्मूले के सिंटैक्स को समझना होगा, तभी आप उस फॉर्मूले का यूज़ करना अच्छे से सीख पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमसे पूछ रहा है नंबर, तो नंबर में हम इस सेल का सिलेक्शन करेंगे। बाकी आप अपनी वैल्यू को यहाँ पर मैनुअली भी मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर लगाना है कोमा। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है फ्रॉम यूनिट, मतलब आप किस यूनिट में से किस यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो फ्रॉम यूनिट में हमें मिलीमीटर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो हम मिलीमीटर टाइप करेंगे वो शॉर्ट फॉर्म में टाइप करेंगे और स्मॉल लेटर में टाइप करेंगे और डबल कोट्स में टाइप करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, जब भी आप इस फॉर्मूले का यूज़ करें तो आपका कैप्स लॉक ऑन नहीं होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर लगाते हैं डबल कोट्स और टाइप करेंगे mm, डबल कोट्स दोबारा से लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है टू यूनिट मतलब आप किस यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो अभी हम इस यूनिट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर हमें cm टाइप करना होगा, क्योंकि जो सेंटीमीटर्स की शॉर्ट फॉर्म है वो cm है। तो cm टाइप करने के लिए आपको यहाँ पर डबल कोट्स लगाना है और यहाँ पर आप टाइप करेंगे cm, डबल कोट्स दोबारा से लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो आपकी कन्वर्टेड वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों हम फीट को इंचेस में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर इक्वल टू लगाएंगे, कन्वर्ट टाइप करेंगे, टैब की प्रेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमसे सबसे पहले पूछ रहा है नंबर, तो नंबर में हम इस सेल का सिलेक्शन करेंगे, कोमा लगाएंगे। फ्रॉम यूनिट में हमें यहाँ पर ft टाइप करना है, क्योंकि फीट को हम ft में लिखते हैं। तो फीट लिखने के लिए यहाँ पर हमें डबल कोट्स लगाना है, ft टाइप करना है, डबल कोट्स लगाना है। बाकी दोस्तों अगर आपको किसी यूनिट का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर नहीं पता तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, आपको बहुत सारे यूनिट की शॉर्ट फॉर्म यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप यहाँ से देख के उस यूनिट का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें लगाना है कोमा और इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है टू यूनिट, मतलब आप फीट को कौन सी यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो अभी हमें यहाँ पर देना है इंचेस, तो इसके लिए हम यहाँ पर in का यूज़ करेंगे। इससे पहले हम यहाँ पर डबल कोट्स लगाएंगे, in टाइप करेंगे और यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इंचेस का आ रहा है।
IN, फुट का आ रहा है FT। तो इस तरह आप ये शॉर्ट फॉर्म का यूज कर सकते हैं। बाकी आप इस पर क्लिक भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर फॉर्मूले को क्लोज करना है, तो इसके लिए हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 10 फीट में हमारा 120 इंच होता है। इसके बाद हम किलोमीटर्स को माइल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू कन्वर्ट टाइप करेंगे, टैब की प्रेस कर लेते हैं, नंबर वाली वैल्यू का सिलेक्शन करेंगे, कोमा लगाएंगे। किलोमीटर के लिए हम क्या टाइप करते हैं, डबल कोट्स लगाएंगे, KM टाइप करेंगे, डबल कोट्स लगाएंगे, कोमा लगाएंगे। और इसके बाद माइल्स के लिए हम यहाँ पर MI का यूज करते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं MI। ठीक है, तो यहाँ पर हम डबल कोट्स लगाएंगे, MI टाइप करेंगे, डबल कोट्स लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर 10 किलोमीटर में 6.2137 माइल्स होते हैं। इसके बाद हम लीटर्स को मिलीलीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए इक्वल टू कन्वर्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, टैब की प्रेस करेंगे और इस वैल्यू का सिलेक्शन करेंगे, कोमा लगाएंगे। लीटर्स के लिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पर L, तो डबल कोट्स लगाएंगे, L टाइप करेंगे, डबल कोट्स लगाएंगे, कोमा लगाएंगे। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है 2 यूनिट, तो अभी हमें लीटर्स को मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो मिलीलीटर्स की शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, ML। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर डबल कोट्स लगाएंगे, ML टाइप करेंगे, डबल कोट्स लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर्स होते हैं। इसके बाद हम किलोग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर इक्वल टू लगाएंगे, कन्वर्ट टाइप करेंगे, टैब की प्रेस कर लेते हैं। अभी हम इस वैल्यू को मैन्युअली मेंशन कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर 5 मेंशन करेंगे, कोमा लगाएंगे, फ्रॉम यूनिट यहाँ पर हमें केजी लेना है क्योंकि हम किलोग्राम्स को केजी में मेंशन करते हैं। तो डबल कोट्स लगाना है, केजी टाइप करना है, डबल कोट्स लगाना है, कोमा लगाना है। 2 यूनिट के लिए हमें यहाँ पर G का यूज करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ग्राम के लिए यहाँ पर G यूज हो रहा है। तो अभी हम यहाँ पर डबल क्लिक कर देते हैं। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ 5 किलोग्राम में 5000 ग्राम होते हैं। इसके बाद हम आवर्स को डेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इक्वल टू लगाएंगे, कन्वर्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे, टैब की प्रेस करेंगे, इस वैल्यू का सिलेक्शन करेंगे, कोमा लगाएंगे और इसके बाद यहाँ पर आवर्स के लिए हम HR टाइप करते हैं। तो इसके लिए हम डबल कोट्स लगाएंगे, HR टाइप करेंगे, डबल कोट्स लगाएंगे, कोमा लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें आवर्स को डेज में मेंशन करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर ये डे आ चुका है तो हम इस पर डबल क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ 48 घंटे में 2 दिन होते हैं। तो कुछ इस तरह दोस्तों आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। दोस्तों इस पार्ट में आप सीखेंगे MS Excel के सिलेक्टेड एरिया को PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं सिलेक्टेड एरिया को PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के। तो यहाँ पर पहला तरीका हम देख लेते हैं। तो ये है हमारी एक्सेल शीट। इस एक्सेल शीट में हमने यहाँ पर अपना मेन डेटा लिया है और यहाँ पर हमने करीब 175 एंट्रीज की हैं। इसके बाद इस साइड आप देखेंगे तो ये जो डेटा है, इस डेटा के बेस पर हमने यहाँ पर ये समरी बना दी है। अब यहाँ पर जो हमारा मेन डेटा है, इसमें जो शुरू की 10 एंट्रीज हैं, इनकी हम अलग से PDF फाइल बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपना एरिया सिलेक्ट करना है जहां तक भी आपको PDF फाइल बनानी है। इसके बाद आपको जाना है पेज लेआउट में, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट एरिया का, तो हमें इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको सेट प्रिंट एरिया का ऑप्शन मिलेगा, तो हमें इस पर क्लिक करना है। बाकी आप यहाँ से अपना जो प्रिंट एरिया है वो सेट कर सकते हैं। अगर आपको प्रिंट एरिया क्लियर करना हो तो इसके लिए आप यहाँ पर दूसरा ऑप्शन यूज करेंगे। तो फिलहाल हमें यहाँ पर ज़रूरत है सेट प्रिंट एरिया की, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा प्रिंट एरिया होगा यह सेट हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने कीबोर्ड से F12 बटन प्रेस करना है।
तो यहाँ पर सेव एज की विंडो ओपन हो जाएगी। इसके बाद आपको अपना फोल्डर चूज करना है जहाँ पर भी आप अपनी पीडीएफ फाइल को सेव करना चाहते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर फाइल का नाम दे देना है, तो मैं इसे नाम दे देता हूँ PDF1। इसके बाद आप सेव एज टाइप में आएंगे, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से आपको PDF का ऑप्शन मिल जाता है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ सेव पर क्लिक कर देंगे। तो जो हमारी ये एक्सेल सीट होगी, जो हमारा सिलेक्टेड एरिया होगा, वो PDF फाइल में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो अभी मैं अपना फोल्डर ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो फाइल अभी हमने सेव की है वो यहाँ पर आ चुकी है। तो हम सिंपली इस पर डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जितना एरिया हमने सिलेक्ट किया था उतना एरिया यहाँ पर PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट होके आ चुका है। तो ये तो हो गया पहला मेथड। इसके बाद मैं आपको दूसरा मेथड बता देता हूँ। तो हम इसे यहाँ से क्लोज करते हैं, अपनी एक्सेल शीट ओपन करते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो समरी है इसे हमें PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम इस समरी का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से F12 प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर सेव एज की विंडो ओपन हो जाएगी। इसके बाद हम यहाँ से अपना फोल्डर चूज कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम इस फाइल को कोई नाम दे देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ समरी। इसके बाद आप आएंगे सेव एज टाइप में, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप PDF पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाता है, तो हमें यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्टेड एरिया को PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो आप यहाँ पर पब्लिश वर्ड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। बाकी अगर आपको अपनी इंटायर शीट को PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। बाय डिफॉल्ट ये एक्टिव शीट पर ही रहता है। बाकी अगर आपको अपनी सभी एक्सेल शीट को PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो फिलहाल हमें यहाँ पर अपने सिलेक्टेड एरिया को ही PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम सेव पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम अपना फोल्डर ओपन करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो अभी हमने फाइल सेव की है वो यहाँ पर आ चुकी है। तो हम इस पर डबल क्लिक करके इस फाइल को ओपन कर लेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जितना एरिया हमने सिलेक्ट किया था उतना एरिया यहाँ पर PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट होके आ चुका है। कि किस तरह हम एक्सेल में इंडियन रुपी को एज अ डिफॉल्ट करेंसी सेट कर सकते हैं, ताकि वहाँ पर जो वैल्यूज हैं हम उन सभी में इंडियन रुपी का सिंबल लगा सकें। तो ये जो ट्यूटोरियल है ये विंडोज 10 के लिए है। अगर आप तो दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ वैल्यू लिखी हैं, और अगर हमें यहाँ पर किसी तरह की करेंसी लगानी हो इन सभी वैल्यू के आगे, तो इसके लिए हम इन सभी वैल्यू का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद आपको होम टैब में यहाँ पर करेंसी का फंक्शन देखने को मिल जाता है। तो जैसे ही आप इस फंक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी जितनी भी वैल्यू होंगी इन सभी के आगे ये पाउंड का सिंबल आ चुका है। इसके अलावा आपको यहाँ पर और भी करेंसी देखने को मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पर आपको US डॉलर की करेंसी देखने को मिल जाती है। ठीक इसी तरह आपको यहाँ पर यूरो भी देखने को मिल जाता है, जिसे अगर आप चाहें तो इस डेटा में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है, तो ये यूरो सिंबल इन सभी वैल्यू के आगे आ जाएगा। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर इंडियन रुपी का सिंबल नहीं मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करें तो यहाँ पर पाउंड या US डॉलर की बजाय हमारा इंडियन रुपी का सिंबल आ जाए, तो इसके लिए आपको यहाँ पर कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। तो सेटिंग करने के लिए आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको सर्च बार मिल जाएगा विंडोज 10 का। यहाँ पर आपको टाइप करना है करेंसी। तो जैसे ही आप यहाँ पर करेंसी लिखेंगे आपको यहाँ ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा चेंज द वे करेंसी इज डिस्प्लेड। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर पहला फंक्शन दिखाई देगा फॉर्मेट्स का, और फॉर्मेट्स में आपको यहाँ पर इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इसे हमें यहाँ से चेंज करना है। यहाँ पर हमें इंग्लिश इंडिया लेकर आना है। तो इसे चेंज करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है।
इसके बाद आप यहाँ स्क्रॉल बार का यूज करके ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपको इंडिया लिखा हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये इंग्लिश इंडिया लिखा हुआ आ चुका है, तो हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करना है। इसके बाद आप ऊपर आएंगे, कस्टमाइज फॉर्मेट में आपको यहाँ पर करेंसी का ऑप्शन मिल जाता है। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमारा करेंसी का सिंबल है वो इंडियन रुपी का यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर यहाँ पर इंडियन रुपी का सिंबल नहीं आता तो आप यहाँ पर क्लिक करके इंडियन रुपी का सिंबल सिलेक्ट करके उसे अप्लाई और ओके कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर इंडियन रुपी का सिंबल आ चुका है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिंपली नीचे आना है और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हम रीजियन में हैं, रीजियन में भी आपको यहाँ अप्लाई और ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं इस फंक्शन पे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमारा इंडियन रुपी का सिंबल है ये आ चुका है। बाकी यहाँ पर आपको अभी अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इंडियन रुपी का सिंबल भी दिखाएगा इस लिस्ट में। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर आपको कीबोर्ड का शॉर्टकट भी बता देता हूँ, जिसकी मदद से आप इन सभी वैल्यू में इंडियन रुपी का सिंबल लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको इन सभी वैल्यू का सिलेक्शन करना है। इसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और 4 नंबर की जिसमें डॉलर और इंडियन रुपी का सिंबल बना हो उसे प्रेस करना है। तो जैसे ही हम कंट्रोल शिफ्ट और 4 नंबर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इन सभी वैल्यू के आगे इंडियन रुपी का सिंबल आ जाएगा। बाकी इसमें आप किसी भी तरह की कैलकुलेशन कर सकते हैं, आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों इस पार्ट में आप सीखेंगे एक्सेल शीट्स पर जंप होने के 7 तरीके। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पर तरीका ये है कि हम यहाँ पर माउस का यूज़ करें और जिस भी सीट को ओपन करना है हमें उस सीट पर हम क्लिक करके उसे ओपन कर लें। तो ये तो हो गया हमारा पहला तरीका। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरा तरीका ये है कि आपको यहाँ पर ये स्क्रॉल एरो दिया गया है, तो अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप अपनी राइट साइड की जो भी सीट हैं उन्हें देख सकते हैं और जिस भी सीट को आपको ओपन करना है आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है और वो जो सीट है वो ओपन हो जाएगी। ठीक इसी तरह अगर आपको लेफ़्ट साइड की सीट्स देखनी है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, तो लेफ़्ट साइड में जितनी सीट्स होंगी वो आपके सामने आती जाएंगी। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा दूसरा तरीका। इसके बाद तीसरा तरीका हमारे पास ये है कि अगर हम यहाँ पर कंट्रोल बटन दबा के रखते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं तो जो हमारी लास्ट की सीट होगी वो हमारे सामने आ जाएगी। ठीक इसी तरह अगर हमें यहाँ पर फर्स्ट वाली सीट देखनी है तो हम अपना कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे और सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो जो हमारी फर्स्ट सीट होगी वो आ जाएगी। इसके बाद पांचवा तरीका हमारे पास ये है कि अगर हमें राइट साइड में सीट्स ओपन करनी है तो इसके लिए हम यहाँ पर कंट्रोल और पेज डाउन बटन दबाते रहेंगे तो यहाँ पर जो हमारी राइट साइड में सीट्स होंगी वो ओपन होती चली जाएंगी। ठीक इसी तरह अगर आपको अपनी लेफ्ट साइड की सीट ओपन करनी है तो आपको कंट्रोल बटन दबा के रखना है और पेज अप वाला बटन दबाएंगे तो आपका जो लेफ्ट साइड में सीट्स होंगी वो सभी ओपन होती चली जाएंगी। ओके, इसके बाद सातवां तरीका हमारे पास ये है कि अगर आपको सभी सीट को एक ही बार में देखना है तो इसके लिए आपको यहाँ पर माउस का राइट बटन प्रेस करना है, तो यहाँ पर जितनी भी सीट एक्टिवेट होंगी उन सभी की लिस्ट आ जाएगी। तो जिस भी सीट को आपको ओपन करना है आप उस सीट पर क्लिक करके सिंपली ओके पर क्लिक कर देंगे तो वो आपकी सीट ओपन हो जाएगी। दोस्तों इस पार्ट में हम सीखेंगे MS एक्सेल में राइट टिक एंड क्रॉस टिक लगाना, जिससे कि जो हमारा डेटा है वो अट्रैक्टिव दिखाई दे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने कुछ कंपनियों के नाम लिखे हैं। इन सभी कंपनियों से हमें ये अमाउंट रिसीव होना था। अब अमाउंट रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है उसके लिए हमने यहाँ पर राइट का टिक और क्रॉस का टिक लगाया है। बाकी यहाँ पर आपको ये स्टेटस दिखाई देगा, जहाँ पर क्रॉस का टिक होगा वहाँ पर नॉट रिसीव लिखकर आएगा और जहाँ पर राइट का टिक लगा होगा वहाँ पर रिसीव लिखा हुआ आएगा।
ये सभी ऑटोमेटिक होगा। यहाँ पर हमने एक फार्मूला लगाया है और ये फार्मूला हमारा इन सभी आइकॉन के हिसाब से चेंज होगा। आपको यहाँ पर टाइप करना है 0, तो यहाँ पर ये क्रॉस का टिक आ जाएगा। जैसे आप 0 टाइप करेंगे किसी भी सेल में तो वहाँ पर ये क्रॉस का टिक आ जाएगा। बाकी आप स्टेटस में देखेंगे तो यहाँ पर इन सभी सेल में क्रॉस का टिक आ चुका है, इसलिए यहाँ पर स्टेटस हमारा चेंज हो चुका है। इसके बाद मान लीजिए हम यहाँ पर इन सभी सेल में राइट का टिक लगाना चाहते हैं, तो राइट का टिक लगाने के लिए आपको यहाँ पर 1 टाइप करना है। तो जैसे ही हम यहाँ पर 1 टाइप करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो आइकॉन है ये चेंज हो चुका है और यहाँ पर जो स्टेटस है ये भी चेंज हो चुका है। तो दोस्तों ये तो हो गया इसका डेमो। इसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर राइट का टिक और क्रॉस का टिक लगाने के लिए हम यूज करने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। तो हम इन सभी सेल में अपना राइट का टिक और क्रॉस का टिक लगाना चाहते हैं, तो हम इन सभी सेल का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद हमें जाना है होम टैब में। होम टैब में आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको आना है न्यू रूल में, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर न्यू फॉर्मेटिंग रूल की विंडो आ जाएगी। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट स्टाइल का। तो हम यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन आइकन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें आइकॉन सेट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये सर्कल में आइकन बने हुए आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमें सर्कल का आइकन नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर राइट का टिक और क्रॉस का टिक चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर राइट का टिक लगाते हैं। तो राइट का टिक लेकर आने के लिए हम यहाँ ड्रॉप डाउन आइकन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम ये राइट का टिक चूज करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें क्रॉस का टिक चाहिए, तो हम इस ड्रॉप डाउन आइकन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से ये क्रॉस का टिक चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें तीसरा आइकन नहीं चाहिए, तो हम इस ड्रॉप डाउन आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से नो सेल आइकॉन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर तीसरा कोई आइकॉन नहीं होगा। इसके बाद हम आएंगे टाइप में, यहाँ से हमें नंबर को सिलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, नंबर चूज करेंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर परसेंटेज लिखा आ रहा है, तो यहाँ पर भी हमें नंबर चाहिए, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, नंबर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर 1 टाइप कर लेते हैं और यहाँ पर हम 0 रहने देते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं इसे आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो यहाँ पर राइट का टिक लगा है और यहाँ पर लिखा है व्हेन वैल्यू इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1। मतलब ये कि राइट का टिक हमारा तब आए जब हमारी वैल्यू 1 या 1 से बड़ी हो। मतलब अगर हम 1 या 1 से कोई बड़ी संख्या टाइप करें तो वहाँ पर राइट का टिक आए। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको क्रॉस का टिक लगा हुआ मिल जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। मतलब ये कि हमारा क्रॉस का टिक तब आए जब हम कोई वैल्यू 0 टाइप करें या 0 से बड़ी वैल्यू टाइप करें। 0 से बड़ी वैल्यू तो हम टाइप करेंगे, लेकिन जो वैल्यू हम टाइप करेंगे वो 1 से छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें राइट टिक के लिए 1 टाइप करना है और क्रॉस टिक के लिए 0 टाइप करना है। इसके बाद हमें ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हम यहाँ पर कुछ सेल में 0 टाइप करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमने 0 टाइप किया तो ये क्रॉस का टिक आ गया, दोबारा 0 टाइप करेंगे तो ये क्रॉस का टिक आ गया। इसके बाद अगर हम यहाँ पर 1 टाइप करेंगे तो राइट का टिक आ जाएगा और जहाँ जिस सेल में भी हम 0 टाइप करेंगे वहाँ पर ये क्रॉस का टिक आ जाएगा। और जहाँ पर हम 1 या 1 से बड़ी कोई भी संख्या मेंशन करेंगे तो वहाँ पर ये राइट का टिक आ जाएगा। हमारे राइट टिक और क्रॉस टिक के साथ में ये वैल्यू भी आ रही है। तो अगर आपको इन सभी वैल्यू को यहाँ से रिमूव करना है तो आपको इन सभी सेल को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको आना है मैनेज रूल में, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आइकॉन सेट के नाम से जो हमने नया रूल क्रिएट किया था वो यहाँ पर शो हो रहा है।
तो हमें सिंपली इस पर डबल क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा शो आइकॉन ओनली, तो हम इस पर टिक लगा देंगे। इसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ अप्लाई और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमारी वैल्यू थी वो रिमूव हो चुकी है और यहाँ पर सिर्फ हमें आइकॉन दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहाँ पर जो नीचे के सभी सेल हैं हम इन्हें भी फिल कर लेते हैं। तो 0 आप तब टाइप करेंगे जब आपको यहाँ पर क्रॉस का टिक चाहिए, और आप 1 या 1 से बड़ी संख्या जब टाइप करेंगे जब आपको यहाँ पर राइट का टिक चाहिए। ओके, इसके बाद हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि जहाँ पर राइट का टिक लगा हो उसके साथ में रिसीव लिख कर आ जाए, और जहाँ पर क्रॉस का टिक लगा हो उसके साथ में नॉट रिसीव्ड लिख कर आ जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इफ फॉर्मूला। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला उसी सेल में लगाना है जिस सेल के सामने वाले सेल में राइट का टिक लगा हो। बाकी जिस सेल के सामने वाले सेल में क्रॉस का टिक लगा होगा उस सेल में आपको फॉर्मूला नहीं लगाना। तो हम यहाँ पर इस सेल में फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, टाइप करेंगे इफ, टैब की प्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें देना है लॉजिकल टेस्ट, तो हम इस सेल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें लगाना है कॉमा। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है वैल्यू इफ ट्रू, मतलब अगर यहाँ पर ये राइट का टिक आता है तो आप यहाँ पर क्या शो करना चाहेंगे। तो हम यहाँ पर रिसीव्ड दिखाना चाहते हैं, तो हम यहाँ डबल कोट्स लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर टाइप करेंगे रिसीव्ड, दोबारा डबल कोट्स लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें लगाना है कोमा। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है वैल्यू इफ फॉल्स, मतलब अगर यहाँ पर राइट का टिक नहीं आता तो आप क्या दिखाना चाहेंगे। तो हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे नॉट रिसीव्ड, तो हम यहाँ पर डबल कोट्स लगाएंगे और टाइप करेंगे नॉट रिसीव्ड। ओके, इसके बाद यहाँ पर हमें लगाना है डबल कोट्स, ब्रैकेट बंद करेंगे। बाकी दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इफ फॉर्मूला के अंदर कोई कस्टम टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो उसे आपको डबल कोट्स के अंदर ही लिखना होगा। टेक्स्ट के स्टार्टिंग और लास्ट में आपको डबल कोट्स लगाना होगा, जैसा कि यहाँ रिसीव्ड में और नॉट रिसीव्ड में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला है ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे राइट टिक में हमारा रिसीव लिखकर आ गया है। इसके बाद इसी फॉर्मूला को बाकी के सेल में पेस्ट करने के लिए हम यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे, तो ये फॉर्मूला नीचे के सभी सेल में पेस्ट हो जाएगा। बाकी इसी फॉर्मूला को ऊपर के सेल में पेस्ट करने के लिए हम इस सेल में आएंगे, यहाँ इसके कोने पर आएंगे और इसे ऊपर की तरफ ड्रैग कर देंगे। तो ये जो फॉर्मूला होगा ये बाकी के सेल में पेस्ट हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्रॉस टिक जहाँ पर लगा होगा वहाँ पर नॉट रिसीव लिखा हुआ आ रहा है, और जहाँ पर राइट टिक लगा है वहाँ पर रिसीव लिखकर आ रहा है। बाकी अगर मैं इन सभी आइकॉन को राइट टिक में कन्वर्ट करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा स्टेटस होगा ये भी चेंज हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर इन सभी सेल में 1 टाइप करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हमारा स्टेटस है वो भी चेंज हो चुका है, और यहाँ पर जो हमारा आइकॉन है ये भी चेंज हो चुका है। इसके बाद अगर आपको यहाँ पर क्रॉस का टिक लगाना है तो आप यहाँ पर 0 टाइप करेंगे, क्रॉस का टिक आ जाएगा, 0 टाइप करेंगे, क्रॉस का टिक आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर आप लोग इसका स्टेटस भी देख सकते हैं, ये ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा जैसे जैसे हमारा ये आइकॉन चेंज होगा। दोस्तों अभी हम सीखने वाले हैं MS एक्सेल में सब टोटल फार्मूला का यूज करना। सब टोटल एक्सेल का एक पावरफुल फार्मूला है जिसकी मदद से आप अपने एक्सेल की बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक छोटा सा डेटा लिया है। यहाँ पर हमने कुछ पार्टियों का अमाउंट लिखा है और इन सभी पार्टियों का टोटल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर हमने सम का फॉर्मूला लगाया है। इसके बाद हम इस डेटा को फिल्टर करते हैं। फिल्टर लगाने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और L बटन एक साथ प्रेस करना है तो यहाँ पर फिल्टर लग जाएगा।
इसके बाद हम यहाँ पर अम्बे एजेंसी एक पार्टी है, इसका डेटा फिल्टर कर लेते हैं। तो यहाँ हमने अम्बे एजेंसी सिलेक्ट किया, ओके पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे अम्बे एजेंसी का जो डेटा है वो फिल्टर होके आ गया है, लेकिन यहाँ पर जो अम्बे एजेंसी का टोटल अमाउंट है वो शो नहीं हो रहा है। और यहाँ पर आप इस साइड देखेंगे तो यहाँ पर जो सीरियल नंबर हैं ये भी डिस्टर्ब हो गए हैं। अब आप में से बहुत से धनुर्धारी बैठे होंगे और कहेंगे कि भैया आप यहाँ फिल्टर में जाके यहाँ से टोटल को भी आप सिलेक्ट करो, ओके पर क्लिक करो तो जो टोटल अमाउंट है वो भी आ जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो टोटल अमाउंट आपको शो हो रहा है ये सभी पार्टियों का शो हो रहा है। अगर आप सिर्फ अम्बे एजेंसी का यहाँ पर अमाउंट सिलेक्ट करें और यहाँ नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पर 11,30,871 दिखा रहा है अमाउंट, लेकिन यहाँ पर जो टोटल अमाउंट आ रहा है 34,53,707 आ रहा है। तो दोस्तों किसी भी डेटा को फिल्टर करते समय आपके सामने 3 तरह की समस्याएं आती हैं। पहली समस्या ये हो गई, यहाँ पर टोटल नहीं आता। दूसरी समस्या सीरियल नंबर की हो गई, यहाँ पर जो सीरियल नंबर है ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। और तीसरी समस्या आपको इस वीडियो के लास्ट में पता चलेगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इसके बाद हम इस डेटा में से फिल्टर हटा देते हैं। तो फिल्टर हटाने के लिए हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और एल बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ से फिल्टर हट जाएगा। तो दोस्तों इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं सब टोटल फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम यहाँ नीचे आते हैं टोटल में और यहाँ से इसे डिलीट करके अपना सब टोटल का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे और टाइप करेंगे सब टोटल, टैब की प्रेस करेंगे। इसके बाद आप इस साइड देखेंगे तो यहाँ पर आपको ढेर सारे फॉर्मूले देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर एवरेज, काउंट, काउंटा, मैक्स, मिनिमम, प्रोडक्ट, सम और भी बहुत सारे फॉर्मूले दिए गए हैं। तो आपको इनमें से जो भी फॉर्मूला यूज करना है आप उसे यहाँ से यूज कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर देखेंगे तो 1 नंबर में हमारा एवरेज दिखाई दे रहा है। बाकी स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी आपको 101 नंबर में एवरेज दिखाई दे रहा है। ठीक इसी तरह यहाँ पर 9 नंबर में हमें सम दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगर आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको 109 नंबर में भी सम का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। तो ये सभी फॉर्मूले रिपीट क्यों हो रहे हैं, इनका क्या बेनिफिट है, इसे हम थोड़ी देर में जानेंगे। तो यहाँ पर हमें इन सभी वैल्यू का सम करना है, इसके लिए हम यहाँ पर सम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो सम का फॉर्मूला दिया गया है इस फॉर्मूला के साथ में आपको एक नंबर मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर सम के साथ में 9 लिखा हुआ है। तो आप चाहें तो यहाँ पर इस फॉर्मूला पर डबल क्लिक कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर 9 भी लिख सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर डबल क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर जो फॉर्मूले का नंबर होगा वो आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमें लगाना है कोमा। इसके बाद हमें रेफरेंस 1 देना है। तो हम इस पूरी रेंज का सिलेक्शन कर लेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर हमारा सम निकल के आ जाएगा। इसके बाद हम इस डेटा में फिल्टर लगा लेते हैं। तो फिल्टर लगाने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और एल बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो फिल्टर लग जाएगा। यहाँ से हम किसी पार्टी को सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर BGS एंटरप्राइजेस ले लेते हैं, ओके पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमारी पार्टी है BGS एंटरप्राइजेस, उसका यहाँ पर आपको टोटल शो होगा। यहाँ पर अभी जो टोटल आपको दिखाई दे रहा है ये आपका सिर्फ BGS एंटरप्राइजेस का शो हो रहा है। यहाँ पर आपको सभी पार्टियों का टोटल दिखाई नहीं देगा। इसके बाद मान लीजिए हम यहाँ पर किसी और पार्टी को सिलेक्ट करते हैं, ओके पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपकी 2 पार्टियों का सम आ जाएगा। बाकी अगर हम इन सभी सेल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर नीचे जाके देखेंगे तो यही वैल्यू आपको यहाँ पर भी शो होगी। तो यहाँ पर जो हमारी एक समस्या थी वो दूर हो चुकी है। इसके बाद यहाँ से हम फिल्टर हटा लेते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट और एल बटन एक साथ प्रेस करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो हमारी सीरियल नंबर की समस्या है हम इसे भी दूर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो सीरियल नंबर का कॉलम है
इसकी विड्थ को मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ ताकि यहाँ पर जो मैं फॉर्मूला लगाऊं वो आपको अच्छे तरीके से दिखाई देता रहे। इसके बाद यहाँ पर जो सीरियल नंबर लिखे हुए हैं मैं इसे डिलीट करता हूँ। इसके बाद हम इस सेल में आएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे इज इक्वल टू और यहाँ पर टाइप करेंगे सब टोटल, टैब की प्रेस करेंगे। तो सीरियल नंबर की समस्या को दूर करने के लिए हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं काउंटा फॉर्मूला। काउंटा फॉर्मूला का नंबर है 3, तो हमें यहाँ पर 3 टाइप कर देना है। इसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे कोमा। इसके बाद यहाँ पर हमें देना है रेफरेंस 1। तो आप जिस सेल में फॉर्मूला लगा रहे हैं आपको अपने फॉर्मूला के सामने वाले किसी भी कॉलम में से किसी भी एक सेल पर क्लिक करना है। आप चाहें तो पार्टी नेम वाले इस सेल पर क्लिक कर सकते हैं, आप चाहें तो अमाउंट नेम वाले इस सेल पर क्लिक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, आप जिस भी सेल को यहाँ पर सिलेक्ट करें वो सेल ब्लैंक नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम अम्बे एजेंसी वाला ये सेल सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें लगाना है कॉलन। तो जैसे ही हमने यहाँ पर कॉलन का साइन लगाया ये सेल 2 बार रिपीट हो गया है, जैसे कि B3 कॉलन B3 आ गया है। तो अगर ये ऑटोमेटिक यहाँ पर नहीं आता तो आप दोबारा से इस सेल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो पहला B3 लिखा हुआ है हम B और 3 के बीच में यहाँ पर क्लिक करेंगे, दोबारा क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें इस सेल को लॉक करना है, तो हम अपने कीबोर्ड से F4 बटन दबाएंगे तो यहाँ पर जो सेल होगा B3 वो लॉक हो जाएगा। इसके बाद हम इस फॉर्मूला के लास्ट में आएंगे तो हम अपने कीबोर्ड से एंड बटन दबाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर सीरियल नंबर 1 आ जाएगा। इस फॉर्मूला को बाकी के सेल में पेस्ट करने के लिए हम यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे तो ये जो फॉर्मूला है ये बाकी के सेल में पेस्ट हो जाएगा और जो हमारा सीरियल नंबर है ये ऑटोमेटिक यहाँ पर निकल के आ जाएगा। इसके बाद हम इस डेटा में दोबारा से फिल्टर लगा के देखते हैं। तो फिल्टर लगाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और L बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो फिल्टर लग जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर किसी दूसरी पार्टी को सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि BGS ले लेते हैं, ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमारे सीरियल नंबर की समस्या थी वो भी दूर हो चुकी है और यहाँ पर जो टोटल अमाउंट की समस्या थी वो भी दूर हो चुकी है। अगर हम इन सभी वैल्यू का सिलेक्शन करें और नीचे देखें तो यहाँ पर आपको 12,79,709 यहाँ पर वैल्यू आ रही है और यही वैल्यू आपकी यहाँ पर भी आ रही है। तो यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला लगाया है ये अच्छे तरीके से काम कर रहा है। इसके बाद हम फिल्टर लगाते समय तीसरी क्या प्रॉब्लम आती है उसे भी देख लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ से कुछ रोज को हाइड कर लेते हैं। तो रोज को हाइड करने के लिए हम यहाँ पर रोज का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और 9 बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमारी रो थी वो हाइड हो चुकी है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारा सीरियल नंबर है वो डिस्टर्ब हो गया है और यहाँ पर जो आपके सामने अमाउंट आ रहा है ये भी गलत आ रहा है। अगर हम इन सभी वैल्यू का सिलेक्शन करें और यहाँ नीचे जाके देखें तो आपको 17,60,931 दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा अमाउंट आ रहा है वो गलत आ रहा है। अगर आपका यहाँ पर डेटा हाइड नहीं होता तो ये जो फॉर्मूला है ये अच्छे तरीके से काम करेगा, लेकिन अगर आप इसमें से कुछ रोज को हाइड कर देंगे तो ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाया है ये सही तरीके से काम नहीं करेगा, आपको यहाँ पर गड़बड़ी देखने को मिल जाएगी। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हम दोबारा से सब टोटल का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन इस बार थोड़ा सा डिफरेंस होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाया है इसे हम डिलीट करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, टाइप करेंगे सब टोटल, टैब की प्रेस करेंगे। इससे पहले हमने यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाया था उसमें हमने सम का फॉर्मूला तो लगाया था, लेकिन यहाँ पर जो स्टार्टिंग में सम का फॉर्मूला है 9 नंबर वाला ये हमने फॉर्मूला यूज किया था, लेकिन इस बार हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। इस बार हम यहाँ पर जो 109 सम के लिए फॉर्मूला दिया गया है हम इसका यूज करेंगे। तो हम इस फॉर्मूला पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सम फॉर्मूले का फॉर्मूला नंबर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम कोमा लगाएंगे, इस रेंज को हम सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे
तो यहाँ पर जो हमारा टोटल अमाउंट है ये निकल के आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर जो सीरियल नंबर है इसे यहाँ से डिलीट करते हैं और यहाँ पर भी हम अपना इज इक्वल टू लगाएंगे, सब टोटल यहाँ पर टाइप करेंगे, टैब की प्रेस कर देंगे। इससे पहले हमने यहाँ पर काउंटा का फॉर्मूला लगाया था, लेकिन यहाँ पर जो 3 नंबर वाला फॉर्मूला है इसका हमने यूज़ किया था, लेकिन इस बार हम 3 नंबर वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। इस बार हम यहाँ पर जो 103 नंबर वाला काउंटा का फॉर्मूला है इसका हम यूज़ करेंगे। तो हम सिंपली यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो काउंटा फॉर्मूला का फॉर्मूला नंबर यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पर लगाना है कोमा। इसके बाद हम इस सेल पर क्लिक करेंगे, कॉलन लगाएंगे तो यहाँ पर B3 कॉलन B3 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो पहला B3 है हम इसके बीच में यहाँ पर क्लिक करेंगे, B और 3 के बीच में। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से F4 बटन दबाएंगे तो ये जो सेल है ये लॉक हो जाएगा। इसके बाद इस फॉर्मूला के लास्ट में आने के लिए एंड बटन दबाएंगे। इसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर सीरियल नंबर 1 आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे तो ये जो सीरियल नंबर है ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगा। इसके बाद हम इस डेटा में फ़िल्टर लगा लेते हैं। तो फ़िल्टर लगाने के लिए हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और L बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो फ़िल्टर लग जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से अम्बे एजेंसी का डेटा फ़िल्टर करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमारा सीरियल नंबर है ये आ चुका है और यहाँ पर टोटल अमाउंट भी निकल के आ चुका है। यहाँ पर जो टोटल अमाउंट निकल के आया है ये 100% एक्यूरेट है, जिसे आप यहाँ स्टेटस बार में देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने किसी तरह का डेटा हाइड नहीं किया है। अभी हम इसमें से कुछ डेटा को हाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी रोज का सिलेक्शन करते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल 9 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो हमारी रो होगी वो हाइड हो जाएगी। ठीक इसी तरह हम यहाँ से भी कुछ रो को हाइड कर देते हैं। तो कंट्रोल और 9 बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ से भी रो हाइड हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे डेटा हाइड करने के बावजूद यहाँ पर जो हमारा सीरियल नंबर है ये बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुआ है। और यहाँ पर अगर आप टोटल देखेंगे इन सभी पार्टियों का तो यहाँ पर जो टोटल निकल के आया है 19,85,442 19,85,442। अगर हम इसमें से किसी पार्टी का डेटा फिल्टर करते हैं जैसे कि अम्बे एजेंसी, ओके पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो अम्बे एजेंसी का डेटा होगा वही डेटा आपको यहाँ पर दिखाई देगा, वही टोटल अमाउंट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक इसी तरह मैं यहाँ पर दूसरी पार्टी लेता हूँ BGS एंटरप्राइजेस, ओके पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे BGS एंटरप्राइजेस का जो टोटल अमाउंट है वो यहाँ पर शो हो रहा है। बाकी आप इन सभी वैल्यू का अगर सिलेक्शन करें स्टेटस बार में देखें तो यही वैल्यू आपको यहाँ पर भी शो होगी। और यहाँ पर जो हमारा सीरियल नंबर है इसमें भी किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो रही है। दोस्तों ये पार्ट इस कोर्स का वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है, क्योंकि इस पार्ट में आप सीखने वाले हैं MS एक्सेल में मल्टीपल स्टॉक और इन्वेंट्री को मेंटेन करना। ये पार्ट लंबा जरूर है लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसका डेमो दिखाना चाहूँगा कि किस तरह हम एक्सेल में सही तरीके से स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं। तो ये है हमारी स्टॉक की समरी। यहाँ पर हमने कुछ आइटम के नाम लिखे हैं। यहाँ पर हमने इन सभी आइटम्स का ओपनिंग स्टॉक लिया है। इसके बाद परचेज, सेल, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की यहाँ पर हमने क्वांटिटी मेंशन की है। इसके बाद जो हमारे पास सभी आइटम्स का क्लोजिंग स्टॉक निकल के आएगा वो यहाँ पर निकल के आता रहेगा। ये सभी फुल्ली ऑटोमेटिक है, इसमें हमें कुछ भी मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हमें सिर्फ कुछ फार्मूलाज और फंक्शन को लगाना है जिसकी मदद से हम इस तरह की रिपोर्ट को बना पाएंगे। तो यहाँ पर हम कुछ परचेज की एंट्रीज कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या ये परचेज की क्वांटिटी ऑटोमेटिक अपडेट होती है या नहीं होती। तो यहाँ पर कीबोर्ड और माउस की हम एंट्री करेंगे परचेज की। यहाँ पर क्वांटिटी दिखा रहा है 250 कीबोर्ड की और माउस की 100, और यहाँ पर इसका क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहा है 365 और 290। इसे आपको नोट डाउन करके रख लेना है। इसके बाद हम जाएंगे परचेज सीट में, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर एक बिल नंबर डाल देते हैं कोई सा भी। इसके बाद यहाँ पर हम डेट डाल देते हैं 10/3/2020।
इसके बाद पार्टी नेम मनोज एंड कंपनी, सेम कंपनी ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ से हमें आइटम नेम चूज करना है, तो हम यहाँ पर कीबोर्ड सिलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी डाल देते हैं यहाँ पर 1000। इसके बाद यहाँ पर हम रेट मेंशन करेंगे 550। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा अमाउंट है ये ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर एक बिल की और एंट्री करते हैं, यहाँ पर हम 16 मेंशन कर देते हैं, डेट सेम, पार्टी नेम सेम ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आइटम नेम मेंशन करेंगे हम माउस। इसके बाद यहाँ पर इसकी क्वांटिटी हम 10,000 मेंशन कर देते हैं। रेट लगाएंगे यहाँ पर 250, टैब की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमारा अमाउंट है ये ऑटोमेटिक निकल के आ चुका है। इसके बाद हम जाएंगे अपनी क्लोजिंग स्टॉक वाली शीट में, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमारी कीबोर्ड की क्वांटिटी है और जो माउस की परचेज क्वांटिटी है ये चेंज हो चुकी है। और यहाँ पर जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है इन दोनों आइटम्स का वो भी यहाँ पर चेंज हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पर एक सेल की भी एंट्री कर लेते हैं। तो इस बार हम जो सेल की एंट्री करेंगे रैम की करेंगे। यहाँ पर रैम की सेल क्वांटिटी आप देख सकते हैं 120 दिखा रहा है और यहाँ पर इसका क्लोजिंग स्टॉक 1765 दिखा रहा है। यहाँ पर आप इस सेल को ध्यान से देखना, ये सेल यहाँ पर हाईलाइट नहीं हो रहा है। इसके बाद हम चलते हैं सेल्स वाली शीट में, यहाँ पर अपनी रैम की एक एंट्री कर लेते हैं। तो बिल नंबर 8 मेंशन करते हैं, डेट सेम ले लेते हैं, पार्टी नेम सेम ले लेते हैं, आइटम नेम हम यहाँ से रैम चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम क्वांटिटी मेंशन करेंगे 1600। इसके बाद टैब की प्रेस करेंगे, यहाँ पर हम इसका रेट मेंशन करेंगे 4000, टैब की प्रेस करेंगे, यहाँ पर अमाउंट ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। इसके बाद हम जाएंगे क्लोजिंग स्टॉक वाली शीट में। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे जो हमने अभी एंट्री की है सेल्स की वो यहाँ पर अपडेट हो चुकी है और यहाँ पर जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है ये भी चेंज हो चुका है। इससे पहले यहाँ पर 1765 आ रहा था लेकिन अभी यहाँ पर 165 आ रहा है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो जो हमारा सेल है ये भी हाईलाइट होने लगा है। यहाँ पर हमने एक कंडीशन लगाई है कि अगर किसी भी आइटम का स्टॉक अगर 200 से नीचे जाता है तो वो सेल ऑटोमेटिक हाईलाइट होने लगेगा। जैसे कि यहाँ पर आप मॉनिटर का भी सेल देखेंगे तो ये हाईलाइट हो रहा है क्योंकि ये जो वैल्यू है यहाँ पर ये 200 से नीचे है। अगर हम इसे 200 करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम इसका ओपनिंग स्टॉक चेंज करते हैं 58 करते हैं, एंटर प्रेस करेंगे तो अभी आप लोग देखेंगे ये जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है ये 200 हो गई है, इसलिए यहाँ पर ये सेल हाईलाइट नहीं हो रहा है। बाकी अगर मैं इसे यहाँ पर 57 करता हूँ तो ये 199 होते ही ये सेल हाईलाइट होने लगेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमने इन सभी आइटम्स की ड्रॉप डाउन लिस्ट अपनी सभी सीट्स में बनाई है और ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है ये फुल्ली ऑटोमेटिक है। यहाँ पर जो भी हम नया आइटम ऐड करेंगे वो सभी ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। इसमें आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, ना ही आपको दोबारा से इसे बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही इसे अपडेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम जाएंगे क्लोजिंग स्टॉक वाली शीट में, यहाँ पर एक नया आइटम ऐड करते हैं डाटा केबल के नाम से। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद हम अपनी सीट्स में जाके चेक कर लेते हैं क्या ये आइटम हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट में अपडेट हुआ है या नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया, आप देखेंगे यहाँ पर जो हमने नया आइटम ऐड किया है डाटा केबल के नाम से वो यहाँ पर आ चुका है। ठीक इसी तरह हम अपनी सेल्स वाली शीट में जाएंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो जो हमारा नया आइटम है वो अपडेट हो चुका है और ये आपको सभी सीट्स की ड्रॉप डाउन लिस्ट में देखने को मिलेगा। ये फुल्ली ऑटोमेटिक है, ये ऑटोमेटिक तरीके से काम करता रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगर हम यहाँ पर किसी भी तरह का ओपनिंग स्टॉक मेंशन करते हैं तो जो हमारा फॉर्मूला है ये ऑटोमेटिक काम करता रहेगा। यहाँ पर हमें फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हम यहाँ पर अपना नया आइटम ऐड करते जाएंगे और जो हमारा फॉर्मूला है वो ऑटोमेटिक लगता चला जाएगा। यहाँ पर हमें मैनुअली फार्मूला लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। हमने यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक 500 मेंशन किया और यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक हमारा 500 आ गया है।
बाकी यहाँ पर जो वैल्यू दिखाई दे रही हैं आपको, आप जैसे ही अपने नए आइटम की एंट्री यहाँ पर करेंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गया इसका डेमो। इसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एक छोटा सा फॉर्मेट बनाया है परचेज के लिए, सेल्स के लिए, परचेज रिटर्न के लिए और सेल्स रिटर्न के लिए। ठीक इसी तरह हमने यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का भी एक फॉर्मेट बनाया है।